दिस इज़ आमिर सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग विद आमिर। पहली यूनिट में हम पहले जो वीडियो थी उसमें हमने ये डिस्कस की कि हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक होता क्या है, उसके पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और उसके टाइप्स 1, 2 कौन कौन से हैं और उनको हम डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आप लोग जो है पहला पार्ट यानी पार्ट ए जो है वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो हार्ट अटैक है उसके लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक के होने के चांसेस बढ़ा देते हैं, कौन कौन से लोग यानी इसके ज़्यादा जो है रिस्क पे होते हैं, उसको हम डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं और हमारे पास जो हार्ट अटैक है उसकी मैनेजमेंट क्या है। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए। हार्ट अटैक किसी पेशेंट को हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या, इसके कैसी कैफियत होंगी जो आपको बताएगा। सबसे पहले हमारे पास है चेस्ट पेन, क्योंकि हार्ट हमारे चेस्ट में होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट है, उसमें ऐसा पेन होगा जिसे हम क्रशिंग पेन कहते हैं, जैसे पूरा जो जिस्म जो सीना है उसका पटता है, ऐसा क्रशिंग पेन होगा और ये रेडिएट करेगा आपके जो फेस है, जाज है, बैक है, आर्म है, उसकी तरफ ये रेडिएट करेगा अपने साथ में। जो है इस पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग भी हो सकती है पेशेंट को, या इंडाइजेशन, हार्ट बर्न जो है ये कंडीशन भी होंगे पेशेंट्स के। फिर हमारे पास जो है इस पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और साथ में हमारे पास क्या होगी, कोल्ड स्वेटिंग, उसको पसीना जो है ठंडे ठंडे पसीने आएंगे। यहाँ पे जो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कहूँ कि अगर एक पेशेंट को हमारे पास क्या होती है, चेस्ट पेन होती है, तो उसको अस्पताल पहुंचने से पहले क्लिनिक्स में जो है या कहीं कभी कभार जो है ईसीजी के बगैर अगर लोग उसको ट्रीट करते हैं तो वो ये समझते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, उसको जो हमारे पास है गैस्ट्राइटिस है या हार्ट बर्न है, सही है, इसी वजह से वो उसको H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं या हमारे पास PPIs है वो देते हैं पेशेंट को। पेशेंट की पेन फिर भी ठीक नहीं होती, जिसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल आना पड़ता है। तो इसी वजह से जो क्रशिंग पेन ऑफ द चेस्ट है अगर पेशेंट को फील होती है तो उसको कम से कम अस्पताल ज़रूर जाना चाहिए। अगर ECG उसकी होती है, अगर बीमारी है तो उसका इलाज हो जाएगा, अगर बीमारी नहीं है तो कम से कम ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी ताकि उसकी जो हमारे पास अगर बर वक्त ट्रीटमेंट है वो कम से कम पॉसिबल होगा। अब मैं आप लोगों को डेटा ऐसा बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने उसको यानी सीरियस नहीं लिया टाइम, या आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि भाई ये चेस्ट पेन मुझे किस चीज़ की वजह से हो रही है, तो आपकी डेथ जो है, लोगों की डेथ हो जाती है अस्पताल पहुंचने से पहले। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले कि जितनी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा विक्टिम ऐसे होते हैं जिनको एंजाइना होती है और उसके एंजाइना जो है जैसे उसको चेस्ट पेन शुरू हो जाता है वो ये समझता है कि ये एंजाइना का पेन है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि एंजाइना की जो हमारे पास जो ब्लॉकेज है वो क्या है, वो रिवर्सिबल है, वो ठीक हो जाता है खुद ब खुद। लेकिन यह मेडिसिन आप लेते हैं उससे हमारे पास क्या है, वेज़ोडाइलेशन हो जाती है और वो जो फ्लैग है उसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। लेकिन MI हमारे पास अगर आपने ट्रीट नहीं किया ये इरिवर्सिबल है, आपके टिश्यूज़ डैमेज कर सकता है। अगर हम 25% हमारे पास क्या है, अगर 25% विक्टिम हम ले लें MI की तो उनको प्रीवियस साइंस, मतलब ये है कि उन पेशेंट को भी हो सकता है, ऐसे पेशेंट्स को जो है वो क्या यानी कार्डिक हिस्ट्री उसकी होती है यानी या एंजाइना की हिस्ट्री होती है और उसको वैसी ही हमारे पास क्या हो जाती है, वैसी ही साइन शुरू हो जाते हैं जिस तरह हमारे पास क्या होती है, एंजाइना की होती है। कुछ लोग हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पेशेंट डायबिटिक के होते हैं, आपको पता है कि उसके सेंसरी फीलिंग्स जो है वो बहुत कमज़ोर होती है। ऐसे पेशेंट्स में पाया गया है कि इस पेशेंट में हमारे पास जो 40% डायबिटिक पेशेंट है उनमें हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो इस्कीमिया होती है, साइलेंट इस्कीमिया होती है, जो पेशेंट को पता नहीं होता क्योंकि डायबिटीज़ होती है और उसकी जो सेंसरी फीलिंग्स है वो कमज़ोर होती है। फिर हमारे पास ये है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो अस्पताल पहुंचते हैं या अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी एक्सपायरी हो जाती है। वो इसी वजह से होती है कि वो इस चीज़ को यानी हमारे पास जो चेस्ट पेन है या इंडाइजेशन के साथ उसको वो क्या समझते हैं कि ये हार्ट बर्न है, यानी ये मैदे की कोई मसला है, तेज़ाबियत है या हाजमा सही नहीं हुआ है या रिगर्डिटेशन है। इसी वजह से
वो पेशेंट या तो अस्पताल पहुंच जाते हैं या अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी एक्सपायरी हो जाती है, क्योंकि वो इसको चेस्ट पेन की जगह इंडाइजेशन हार्टबर्न ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे काजेस है जो एमआई की तरफ लेके जा सकते हैं, जिसमें यानी कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एमआई हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बेड जो है वो क्या होती है, जो बेड कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है। अगर वो ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी, या कोलेस्ट्रॉल की ओवरऑल क्वांटिटी ज़्यादा है, या ब्लड प्रेशर हो किसी पेशेंट को, या वो स्मोकर है, या वो उनकी जो बॉडी है वो ओबीज़ है, या उसके एज जो है 45 ईयर से 45 साल से ज़्यादा है, या वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं एमआई के। इसके साथ साथ और कुछ फैक्टर्स हैं, जिस तरह हमारे पास है स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एमआई की तरफ लेके जा सकती है पेशेंट को। दूसरा हमारे पास है लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी वजह से जो है वो उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो, या उसकी वजह से जो उसका वेट है वो बढ़ता है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। या वो फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी के दरमियान हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर उसका जो है स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे ज़्यादा ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के दरमियान, उसको हम प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं एमआई। अब अगर एक पेशेंट को एमआई हुआ है तो एमआई के बाद अगर वो यानी पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि अगर एक पेशेंट जो है वो टाइम पे पहुंच जाए, उसका डायग्नोस हो जाए, उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, तो पेशेंट उसकी जो यानी जितनी भी लाइफस्टाइल है उसमें वो रिवर्सिबल है, वो वापस आ सकता है, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनको उसको फेस करना पड़ता है। जिस तरह हमारे पास अगर एक पेशेंट को एमआई हुआ है तो उसकी जो हार्ट रेट है उसमें चेंजेस यानी ज़्यादा होना या कम होना जो है वो शुरू हो जाती है, एरिथमिया स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार जो है एमआई पेशेंट हुए 1 साल बाद उसकी जो हार्ट है वो बीट करना क्रिएट ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसको पेसमेकर जो है वो लगाना पड़ता है। या ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एसवीटी या एफ ऐसे हमारे पास जो एरिथमियास की कंडीशन है वो स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद जो है वो इसके साथ उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अगर हमारे पास हार्ट मसल को जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो चुकी है, वो कुछ देर के लिए घंटों के लिए हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट हो गई लेकिन उसका जो मसल एरिया है वो डैमेज हो चुका है, ऐसे यानी मतलब ये है कि उसका आप जंग में चले गए, वहाँ से वापस जिंदा तो आए लेकिन हो सकता है आपकी एक हाथ नहीं हो, आपकी एक आंख नहीं हो, तो आपकी जो डेली लाइफ है उस पर कम से कम अफेक्टेड हो चुका है वो। तो यहाँ पे हार्ट फेलियर जो है पेशेंट की, बहुत सारे पेशेंट जो है अगर वो हार्ट अटैक उसका इतना जो है वो इतना शॉकेबल होता है कि उसका जो हमारे पास यानी एक्टिविटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। यानी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बाद में हार्ट फेलियर जो है यानी उसकी जो हार्ट एक्टिविटी है वो जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे कम जो है वो काम करते हैं। या हमारे पास ऐसे पेशेंट होते हैं, अगर एक पेशेंट को एमआई हुई है उसकी ट्रीटमेंट को हो सकता है इस पेशेंट को कुछ यानी टाइम बाद, 1-2 साल बाद सडन कार्डियक अरेस्ट जो है वो हो जाते हैं और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी एक्सपायरी हो जाती है। या हमारे पास ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनको एमआई होती है वो कार्डियोजेनिक शॉक जो है ऐसी कॉम्प्लिकेशन में भी जाता है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो एमआई है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, उसको हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले देखो दोनों चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। हमारे पास ST एलिवेटेड एमआई है, दूसरा हमारे पास है NSTEMI। के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, ECG रेकमेंड करते हैं कि आप ECG करो। ECG में मैंने आप लोगों को पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो STEMI है यानी ST एलिवेटेड एमआई है और नॉन ST एलिवेटेड एमआई, इन दोनों में ECG में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमारे पास है कि सबसे पहले हम ECG करते हैं। अब ECG में हमारे पास जो नॉर्मल रिदम है वो ये है। अगर हमारे पास ST एलिवेटेड एमआई है तो हमारे पास यहाँ आएगा क्योंकि ST में एलिवेशन होगा ECG में। अगर नॉन ST है तो हमारे पास ST में डिप्रेशंस होंगे। अब ये आपको इनिशियल इंडिकेशन देता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, वो पेशेंट की हिस्ट्री है।
पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे 2 घंटे से पेन हो रही है, मुझे 3 घंटे से पेन हो रही है, मुझे 6 घंटे से या मुझे कल से पेन हो रही है, क्योंकि यही टाइमिंग उसकी बेस करता है किस चीज़ पे, ट्रीटमेंट के ऊपर। जब तक आप उसकी टाइमिंग जो है पेन का आपको पता नहीं होगा, आपकी ट्रीटमेंट जो है वो 100% एक्यूरेसी की तरफ नहीं जा सकता, डिसीजन जो है आसानी से नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो पेन की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमारे पास ECG में ST एलिवेशन आया, आपको पता चला कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये ST एलिवेटेड MI है। अगर डिप्रेशन आता है उसमें, तो इस्कीमिया है उसमें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, ये नॉन ST एलिवेटेड MI है। अगर आप फर्दर रूल आउट करना चाहते हैं कि भाई मेरे पास ST में डिप्रेशंस तो आए हैं, क्योंकि अगर आपको ST एलिवेशन आए तो वो तो क्लियर है कि भाई पेशेंट को MI हो चुका है। लेकिन अगर वहाँ पे इस्कीमिया है, आपको ये पता नहीं है कि पेशेंट, हो सकता है पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री हो सकता है ये चेंजेस पुराने हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशंस करते हो। यानी हार्ट की जितनी भी एंजाइम्स होते हैं हमारे, उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन करते हो कि आया ये जो अटैक है ये नया है या पुराना है। उसके लिए आप 2 किस्म के टेस्ट करते हो। ये एक है हमारे पास ट्रोपाई हमारे पास वो सैंपल है जो हम ब्लड जो है वो लेते हैं, लेब्स भिजवाते हैं, लेबॉर्ट्री भिजवाते हैं। अगर आप किट पे करते हैं तो उसे ट्रॉपटी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास ट्रोपोनिन है, जो हमारे पास कार्डिक एंजाइम्स हैं। दोनों हमारे पास CKMB और ट्रोपोनिन दोनों हमारे पास कार्डिक एंजाइम्स हैं। जैसे ही हमारे पास कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होता है तो उस मसल की तरफ जो हमारे पास ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है, यानी ये मसल जो है ये ब्लॉक हो गई। जैसे ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, यहाँ पे मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्डिक एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ होना ब्लड में शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे हमारे पास ECG भी हुई, जो हमारे पास लेब्स इन्वेस्टिगेशन है ब्लड की वो हो गई, फिर भी पेशेंट जो है सेटिस्फाई नहीं है, उसका अटेंडेंस सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके लिए जो हमारे पास फाइनल एग्जामिनेशन होता है वो हमारे पास होता है एंजियोग्राफी, जिसे हम कहते हैं। एंजियोग्राफी का हमारे पास क्या है, एंजियो हमारे पास क्या है, विजुअलाइजेशन है। ग्राफी हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज है उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं। तो वहाँ से जो है आपको बता दिया जाता है कि इस पेशेंट को सिंगल वेसल डिजीज़ है, मतलब ये है इसका एक जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक है, 2VD है, यानी 2 जो है ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो चुके हैं, 2 वेसल डिजीज जिसे हम कहते हैं, या उसे 3VD यानी ट्रिपल वेसल डिजीज़ या TVD भी कहते हैं। ट्रिपल वेसल या 3VD या TVD, 2VD या इसी कहते हैं DVD या SVD, सिंगल वेसल डिजीज। ये हमारे पास आते हैं इस तरह की, इसकी जो एंजियोग्राफी है उसकी रिजल्ट ऐसी आती है कि पेशेंट को सिंगल वेसल डिजीज़ है, डबल वेसल डिजीज़ या ट्रिपल वेसल डिजीज़ है। सबसे पहले हमारे पास आती है इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी में हमारे पास अगर एक पेशेंट आता है वो हमारे पास ST एलिवेटेड MI के साथ है या NST या नॉन ST एलिवेटेड MI के साथ है, दोनों हमारे पास MI है, लेकिन ST एलिवेटेड MI बड़ी MI है यानी मेजर कोरोनरी आर्टरीज में है, और जो NST में है नॉन ST एलिवेटेड MI वो हमारे पास जो ब्रांचेस है कोरोनरी आर्टरीज की उसमें हो चुकी है। दोनों जो है वो क्या है, डिफरेंट है, टाइप्स डिफरेंट है, इसी वजह से इनकी ट्रीटमेंट क्या है वो डिफरेंट है। आप लोगों ने, अगर आप कार्डियोलॉजी इमरजेंसी या वार्ड में काम करते हो तो कम से कम आपको एक चीज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं ACS प्रोटोकॉल। ACS का हमारे पास यह मतलब होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। मतलब यह है कि हमारे पास कोरोनरी इश्यूज़ है, लेकिन आपको अभी पता नहीं है कि ये कौन सी, यानी ST एलिवेटेड MI है या NST है, NST में है, आपको ये डिफरेंस का पता नहीं है, तो कम से कम आप वहाँ ACS प्रोटोकॉल देते हैं कि भाई कोरोनरी कोई ना कोई इशू कोरोनरी आर्टरीज का है। इसी वजह से आप 3 किस्म की मेडिसिन देते हैं, जिसमें हमारे पास एस्प्रिन आती है 300 mg, आप वो देते हो। आपके पास जो आप लोगों के पास एस्प्रिन है टेबलेट वो 300 mg की आती है, लेकिन अगर एस्कार्ड आप लेते हो, एस्कार्ड 75 mg की आती है, वो कोटेड होती है। फिर हमारे पास आती है क्लोपेडोग्रिल आप लोगों ने नाम सुना होगा, लोप्लेट के नाम से आती है। फिर आपके पास वो भी 300 mg आप लोगों ने देनी है। और तीसरा आपके पास आती है स्टेटिन्स, यानी अगर आप रोसुस्टेटिन देते हो तो आप 10 mg दोगे, अगर आप एट्रोस्टेटिन देते हो तो आप 20 mg दोगे।
तो ये हमारे पास होता है ACS प्रोटोकॉल, जिसको आपको पेशेंट जैसी इमरजेंसी में आता है आपको वो देना पड़ता है। अब दोनों की ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है कि ST एलिवेटेड MI है, तो इस पेशेंट को आप सबसे पहले क्या देते हो, यानी आपके पास जो डुअल प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट्स है, आपके पास जो एस्प्रिन है और क्लोपिडोग्रेल है, ये ब्लड थिनर से प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने नहीं देती, और साथ में स्टैटिन है लिपिड लोअरिंग एजेंट से। यहाँ पे आप क्या देते हैं, इमरजेंसी में आप वो देते हो। फिर आपके पास आती है कि अगर एक पेशेंट विद इन द टाइम जो है ड्यूरेशन इसका पहुँच चुका है, हॉस्पिटल पहुँच चुका है, और ये पेशेंट अगर अफोर्डेबल नहीं है, तो इस पेशेंट को आप एक थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। ऐसे पेशेंट को क्या दिया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, यानी अगर वो 4-5 घंटे 4 से 6 घंटे तक होती है, अगर आप पहुंच गए टाइम पे तो पेशेंट को ये दिया जाता है। वरना उसके बाद जो है दोनों में आप जो है क्या देते हैं, एंजियोग्राफी अगर आपने की, अफोर्डेबल लोग है, एंजियोग्राफी की, उसमें कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक है, तो उसमें वो क्या दिया जाता है, एंजियोप्लास्टी किया जाता है उसमें। अगर आप इंस्टीमी है तो इंस्टीमी में आप जो है SK नहीं देते, उसकी जगह आप क्या देते हो, क्लेक्सिन होती है, हेपरिन हो गई हमारे पास, या जो एरेक्स्ट्रा के नाम से आती है, वो आप देते हो पेशेंट को ब्लड थिनर के। अब इसके बाद हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट आती है। मैंने आप लोगों को जिस तरह पहले बताया कि सिंगल वेसल डिजीज एंजियोग्राफी में हमें ये पता चलता है, सिंगल वेसल डिजीज है, डबल वेसल डिजीज है, ट्रिपल वेसल डिजीज है, एक कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है, 2 है या 3 है। अब यहाँ पे जब हमारे पास कोरोनरी आर्टरी 1 या 2 ब्लॉक होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है एंजियोप्लास्टी किया जाता है, स्टंट डाले जाते हैं। लेकिन देखो सिंगल वेसल डिजीज में तो एंजियोप्लास्टी होती है, लेकिन ये डबल वेसल डिजीज में हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कैबेज किया जाता है। आप लोगों ने बाईपास का नाम सुना होगा, कैबेज उसे कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। लेकिन अगर ये हमारे पास 2 कोरोनरी आर्टरी से ज़्यादा हो, 3 हो, और अगर आप एंजियोप्लास्टी करते हैं तो आपको 6 महीने, आपने ऐसे पेशेंट देखो जो 6 महीने 5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर उनकी ब्लॉकेज हो जाती है, और उनको दोबारा जो है स्टंटिंग फिर बाद में, क्योंकि स्टंटिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रिपल वेसल डिजीज़ आपकी है, 3 वेसल बंद है, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या होता है कि आप कैबेज करें, बाईपास करें। बाईपास से होता यह है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उनको बाईपास के ज़रिए क्या दिया, ब्लड जो है वो सप्लाई दिया गया, और उनमें जो ब्लॉकेज के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर स्टंटिंग की बात की जाए, एंजियोप्लास्टी की बात की जाए, तो हमारे पास जो डबल वेसल डिजीज अगर ज़्यादा होती है तो उसमें स्टंटिंग का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट को नहीं मिलता।